हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शांतनु विधोड़ी और स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 यानी कि प्रीएम्बल की प्रस्तावना की बात करेंगे। भारतीय संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जो उद्देश्य है। देखिएगा, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमें ये काम करना क्यों है। जब पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, किस चीज को डिस्कस किया था पिछली क्लास में हमने, एक मिनट। पिछले क्लास में हमने बात किया था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। उसमें हमने बात की थी किस चीज के बारे में, चैप्टर 3। पिछली क्लास में मैंने आपको दो तीन जो डेट थी उनके बारे में बताया था। 9 दिसंबर 1946, ठीक है। दूसरी मैंने आपको डेट बताई थी आपका 11 दिसंबर 1946। तीसरी डेट थी आपका 13 दिसंबर 1946। अब ये जो आपकी डेट थी 13 दिसंबर 1946, इसके बाद जो आपकी अगली इंपॉर्टेंट डेट पड़ती है, ये डेट थी आपका 22 जनवरी 1947। ये बात अभी तक हम आपका 15 अगस्त 1947 से पहले की कर रहे हैं। अब इन चार डेट को क्यों याद रखना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस था। जो आपका 1946 1946 में आपका आया था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हो चुका था। तो भारतीय संविधान सभा के गठन के बाद जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चयन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो बैठक हुई थी आपका 11 दिसंबर 1946। और ये संविधान सभा का गठन क्यों किया गया है, जो सभी लोग एकत्रित हुए थे, जो पीपल गैदरिंग हुई थी, उस गैदरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपका एक प्रस्ताव पेश किया गया था, वो प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, तो ये पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में संविधान सभा का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो प्रपोजल था उसको प्रेजेंट किया था। उसके बाद जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रपोजल था, ये प्रपोजल जो पास हुआ था वो पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। क्या? 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा का जो उद्देश्य था वो क्लियर हुआ था, विजन क्लियर हुआ था। उसके बाद 22 जनवरी 1947 के बाद ही आपकी जो समितियां, बहुत सारी समितियां बनाई गई, जैसे आपका तदर्थ समिति थी, झंडा समिति थी। उसके बाद आजादी के बाद आपका बनती है आपकी जो मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। वो सब अलग पार्ट है संविधान का। अब हम बात करने वाले हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में हमारे संविधान की उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। हमारा संविधान क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी संविधान सभा बनाने की, संविधान को बनाने की। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही इस चीज को स्पष्ट करता है, जिसे बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आपके सामने लिखा हुआ भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना या प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको मैं समझाता चलूंगा, साथ के साथ चीजें डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। अब यहां पर दो तीन चीजें आती हैं। हमने अपने संविधान में उद्देशिका को या प्रस्तावना को जगह दी, हमने अपने संविधान में एक प्रस्तावना रखी, एक ही बात है। क्यों, क्या जरूरत थी, क्या किसी ने इससे पहले ऐसा किया था, हमें ये विचार कहां से आया, हमने क्यों सोचा कि हम अपने संविधान में प्रस्तावना को ऐड कर लें। तो देखिएगा, हमसे पहले जो लिखित संविधान था वो संविधान किसका था? यूएसए का था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था। तो हमें अपने संविधान में प्रस्तावना प्रस्तुत करने का या प्रस्तावना को ऐड करने का जो विचार आया था, वो विचार आया था कहां से? यूएसए से। प्रस्तावना का विचार जो लिया गया है, ये विचार कहां से लिया गया है? ये आपका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। जो संविधान की प्रस्तावना है ये क्या है? 13 दिसंबर को पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पास होने वाला जो उद्देश्य प्रस्ताव था
उसी को हमने अपने संविधान की उद्देशिका बना दिया है, उसी को प्रस्तावना बना दिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इस प्रस्तावना की भाषा। कहां से ली गई है? आपका ऑस्ट्रेलिया से। क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। अब भाषा तो हमारे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, अगर मूल संविधान की बात करें तो इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो भारी भरकम शब्द जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी भाषा में लिखे हुए हैं, उनको हमने ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में लिखा है, हिंदी में या इंग्लिश में लिखा है। वो शब्द या उस भावार्थ के अन्य शब्दों का इस्तेमाल अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम करेंगे, उस भाषा का चयन करेंगे। वो भाषा का चयन हमने कहां से किया है? ऑस्ट्रेलिया से किया है। ठीक है, ये प्रस्तावना है क्या? ये प्रस्तावना हमारे संविधान का सार स्पष्ट करती है। संविधान हम बना क्यों रहे हैं, इस संविधान का सार के इंडेक्स है। अगर आप पूरा संविधान भी नहीं पढ़ेंगे, पूरा संविधान भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ लेंगे, तो आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा कि प्रस्तावना का निर्माण क्यों किया गया या संविधान का निर्माण क्यों किया गया। देखिएगा, पढ़िएगा। हम भारत के लोग, भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, आप साथ के साथ चीजें देखते चलिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। विजन क्लियर हो गया। सबसे पहली बात, राज्य की विशेषता। जब मैं पहला चैप्टर आपको बता रहा था राज्य की विशेषता क्या है, राज्य आपका लोकतांत्रिक होना चाहिए, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए। एक ऐसा राज्य जो सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है, ऐसा ही राज्य भारत को बनाना है, ऐसा ही राज्य भारत को बनाना है। जब मैं आपके संविधान की बात कर रहा था, मैंने आपको दो चीजें बताई थी। संविधान दो चीजों पर आधारित है, एक तो सिद्धांत पर आधारित है, दूसरा अधिकार पर आधारित है। सिद्धांत कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए जो लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हों, जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हो, ऐसे सिद्धांत होने चाहिए। उसके बेसिक जो आत्मा है, जो थीम है, वो क्या है? पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, चलिएगा अधिकारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो रूसो ने भी कहा है, मैकावेली ने भी कहा है, जो आपके इंटरनेशनल थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी राज्य अपने नागरिकों को न्याय उपलब्ध करवाने वाला होना चाहिए। न्याय कितने प्रकार का होता है? न्याय तीन प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद बात करते हैं अधिकारों की। विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति यानी कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विश्वास यानी कि भारत में सभी विभिन्न संप्रदाय धर्म जाति के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, कोई बहुत ही उच्च तबके का व्यक्ति है, कोई बहुत ही छोटे तबके का परिवार का बच्चा है, लेकिन सभी को समानता के भाव देता है हमारा संविधान। कौन सा भाव देता है? समानता का। कैसे? यहां पर आपको सभी धर्मों को मानने का, कहते ना मेरा नदियों का देश ऋषि मुनियों का देश, प्रिय धरती वसुंधरा है, मेरी धरती तो एक अप्सरा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनियों का भी देश है, यहाँ पर ये आपका मुल्ला मौलाना का देश है, ये आपका चर्च सभी यहाँ पर मिलेंगे, और भगवान बुद्ध की धरती है। यहाँ पर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, कुछ भी आप हैं, किसी भी धर्म का आप अनुसरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म की आप उपासना कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, सभी को इज्जत से जीने का अधिकार है, सभी को इज्जत से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी बहुत ही अपने जैसा आप जीना चाहें वैसा आप जी सकते हैं। आपको अवसर की समानता, मैंने आपको बताया था भारत में समाजवाद है, साम्यवाद नहीं है। समाजवाद का मतलब क्या है? सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा, तब जाकर उनको संसाधन मिलेंगे। आप पढ़ सकते हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेने के लिए स्वतंत्रता है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, सबको अवसर की समानता है। क्या है? अवसर की समानता सबके लिए। सबके लिए कोई नोटिफिकेशन आता है, सपोज कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब का, यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, किसी का भी कोई नोटिफिकेशन आता है, उसमें ये कभी भी नहीं लिखा जाता इस जाति विशेष के लोग इस फॉर्म को फिल ना करें,
इस धर्म विशेष के लोग इस फॉर्म को फिल ना करें, सभी के लिए है, अमीर है गरीब है कोई भी है वो सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक तरफ हमने लिखा हुआ है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा लिखा हुआ है गरिमा। आप अपनी विचार और अभिव्यक्ति को उस स्तर तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी वाणी, आपकी भाषा सामने वाले की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। सुना होगा गाली देने पर सजा हो जाती है। आप किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी व्यक्ति विशेष धर्म जाति के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल या ऐसी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उसकी गरिमा को क्षीण करता हो। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है ना, एकता सुनिश्चित करने वाली, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ रहेंगे, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब यहां पर ट्विस्ट है, क्या है? संविधान को स्वीकार किया गया है, अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है और आत्मर्पित किया गया। आत्मर्पित मतलब हमने अपनी आत्मा को अर्पित किया है, हमने इसको अपनी आत्मा से स्वीकार किया है। हम पूरे मतलब निस्वार्थ भाव से, पूरे प्रेम भाव से इस संविधान का पालन करेंगे। कौन करेंगे? कौन करेंगे? सबसे ऊपर पहली लाइन, हम भारत के लोग। अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर आपका जन्म हुआ है, आप किसी भी आधार पर, नागरिकता के किसी भी आधार पर अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप भारतीय शासन द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का भोग करते हैं, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित लोक कल्याणकारी राज्य को अपना राज्य मानते हैं, तो आपको इस संविधान को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इस पर पूरे देश की तरफ से कुछ लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अगर आप इस संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप भारत के लोग नहीं हैं। यह है प्रस्तावना। क्या है? यह है आपकी प्रस्तावना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो क्लियर करती है राज्य के नेचर को, राज्य की प्रकृति को, संविधान की प्रकृति को, संविधान के विशेष संबंधों को, विशेष उपबंधों को। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान पर, आपकी प्रस्तावना पर आपका विशेष रूप से कुछ चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? मैं कुछ बोर्ड पर शब्द लिखने वाला हूं। क्या आपका 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1973, ठीक है, इसे याद रखेंगे, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। इस 42वें संविधान संशोधन 1973 को आप याद रखेंगे, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ शब्द यहां पर लिखते हैं। समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, और क्या थे वो आपके शब्द? पंथ निरपेक्ष। क्या थे आपके? पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बहुत भारी शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बहुत भारी शब्द आपका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और क्या शब्द है यहां पर? इतने ही है। 42वां संविधान संशोधन 1973 क्यों किया गया था? हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से आपका? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ये 3 शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं थे। क्या ये शब्द आपके मूल संविधान में नहीं थे? मूल संविधान में नहीं थे।
ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे। क्या? एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो इस चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का सबसे लास्ट जो आपका पॉइंट है वो है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ने से पहले ये क्लियर होना जरूरी है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। चलिएगा उस पर चर्चा करेंगे, पहले कुछ शब्द समझ लेते हैं। समाजवादी, संसाधनों पर सबका अधिकार, वितरण, जो मतलब आपका होगा संसाधनों का जो वितरण होगा, समान एवं स्वतंत्र वितरण होना चाहिए संसाधनों का, देश की आय का, देश में रोजगार का सृजन करने का जो आपका अधिकार है, जो आपकी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जो आपके रोजगार का सृजन करती है, आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाती है, जैसे अभी आपका मिड डे मील है, आपका विधवा पेंशन योजना है, आपको खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें सरकार करती है। तो उन सभी चीजों पर सबका जो अधिकार है वो समान होना चाहिए, उनका वितरण सब तक होना चाहिए समान रूप से। यह आपका समाजवादी। दूसरा आता है आपका लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन सा राज्य होता है लोकतांत्रिक? देखिएगा ये शब्द अलग है, लोकतांत्रिक अलग है, गणराज्य अलग है। लोकतांत्रिक का मतलब तो सिंपल सा ये होता है, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन। यानी कि भारत के लोग अपने लिए कुछ स्पेशल जो लोग हैं उनको इलेक्ट करके, सेलेक्ट नहीं इलेक्ट करके भेज देते हैं, उसके बाद वो जाने। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी वो नहीं जानते, क्योंकि हमारा संविधान जो सर्वोच्च अधिकार देता है वो देता है जनता को। तो अगर डिसीजन मेकिंग चल रही है, कुछ भी विधि का निर्माण चल रहा है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो आपके प्रशासन से संबंधित हो, जो राज्य के संचालन से नियमन से संबंधित हो, उस प्रक्रिया को जानने का, उसकी लेजिस्लेसी को क्लैरिफाई करने का पूरा अधिकार है देश की जनता को। किसको है? पूरा अधिकार है देश की जनता को। यह कहता है गणराज्य। लोकतांत्रिक होना और गणराज्य होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य होना अपने आप में बड़ी चीज है। कैसे? सबसे पहले तो जो आपकी कंट्रोलिंग बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उस बॉडी को इलेक्ट किया गया है राज्य की जनता के द्वारा। जो आपकी सरकार है, जो आपकी गवर्नेंस है, जो गवर्निंग बॉडी है वो आपने बना दी। अब वो गवर्निंग बॉडी जो वर्क करेगी, जो भी वो डिसीजन मेकिंग करेगी, जो भी वो आपके प्रोसीडिंग करेगी रेगुलेट करने के लिए, किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को। जो भी वो एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने की जो भी प्रोसीडिंग करेगी, उस प्रोसीडिंग को भी क्लैरिफाई करने का जनता के पास अधिकार है। ये है रिपब्लिक कंट्री। ये क्या है? ये रिपब्लिकन कंट्री है। आपके ऊपर कोई भी विधि थोपी नहीं जाती। अभी लेटेस्ट आपने एक उदाहरण देखा है, कौन सा? कृषि कानून वाला। सरकार ने कृषि कानून बना दिए, जनता ने विद्रोह प्रदर्शन करके वो कृषि कानून वापस करा दिए। क्यों? क्योंकि जनता के पास अधिकार है, देश के पास अधिकार है, देश की आम जनता के पास अधिकार है। वो लोग नहीं करेंगे, सरकार वापस नहीं लेगी, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या कहेंगे कि ये जो नियम बनाया गया है ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के विरुद्ध है, ये हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, ये हमारे मानव अधिकारों के विरुद्ध है। ठीक है, तो अगर ऐसे अधिकार आम जनता के पास है तो उस राज्य को गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, तो भारत क्या है? कि लोकतांत्रिक गणराज्य है। इंडिया इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री, यानी कि यहां डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिसिटी भी है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं आपका सेक्युलरिज्म की। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? यहां पर मैं क्लियर एक लाइन लिख देता हूं। पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म का जो मतलब होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। इस चीज को आप क्लियर करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कई जगह ये सोच लिया जाता है पंथ निरपेक्ष का या सेकुलरिज्म का जो अर्थ होता है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, सभी धर्मों को मानने का अधिकार दिया गया है राज्य के नागरिकों को, आम जनता को अधिकार है। सिद्धांत यह है कि राज्य न्यूट्रल रहेगा। जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी है, थ्योरी ये है कि जो स्टेट है वो स्टेट आपका न्यूट्रल रहेगा। स्टेट जो है, राज्य जो है, वो तुष्टीकरण में नहीं जाएगा, किसी भी तरफ वो अपना झुकाव प्रस्तुत या प्रकट नहीं करेगा। राज्य के आम नागरिक चाहे जो धर्म स्वीकार कर लें, उनको आपका धर्म की, उपासना की, विश्वास की सभी तरह की स्वतंत्रता है।
वो चाहे तो इस्लाम धर्म स्वीकार करें, वो चाहे तो हिंदू धर्म स्वीकार करें, वो चाहे तो दीन इलाही धर्म स्वीकार करें, वो चाहे तो पारसी जो प्रक्रिया है उसको स्वीकार करें, चाहे तो वो जैनिज्म को एक्सेप्ट करें, वो उनकी प्रॉब्लम है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, ये अलग चीज है। जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का मतलब ये है स्टेट इज ए न्यूट्रल बॉडी, स्टेट इज अ न्यूट्रल बॉडी। राज्य एक उदासीन संस्था है। किसके लिए? रिलीजियस न्यूट्रल बॉडी, धार्मिक उदासीन संस्था है राज्य का, कोई धर्म नहीं होता। अगर ये लिखा जाए, अगर ये लिखा जाए कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, ये सिद्धांत नहीं है, ये अधिकार है, ये राइट है, ये पीपल्स पे आ जाएगा, ये स्टेट पे नहीं है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, तो वो मान्यता स्वीकार कौन करेगा? वो मान्यता स्वीकार करते हैं आम लोग। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अपने प्रशासन संबंधी सभी निर्णय शासन द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से लिए जाएंगे। किसी भी बाहरी शक्ति का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भी बाहरी शक्ति का मतलब क्या है? कोई भी जो आपकी एक्सटर्नल बॉडी है, जैसे मान लिया 1947 से पहले जो ब्रिटिश क्राउन था वो इंटरफेयर करता था। अब माना कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है रसिया के साथ अच्छे हैं, जर्मनी के साथ अच्छे हैं, जापान के साथ अच्छे हैं, बट ये रसिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, कोई भी हो, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अभी लेटेस्ट आप देख लो, ये आपका कश्मीर केस 1947 में हम आजाद हुए, 1948 में ही कश्मीर का मामला यूएनओ चला गया। ठीक है, आपके जो पंडित नेहरू के कैरियर की सबसे बड़ी गलती माना जाता है, हालांकि मैं पर्सनली पंडित नेहरू को बहुत अच्छा डिप्लोमेट मानता हूं, डिप्लोमेटिक थे। उनकी डिप्लोमेसी के सबसे अच्छे उदाहरण है कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल, गेट समझौता। दो ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने उस समय भारत को बहुत बड़ी ट्रेजेडिक कंडीशन में जाने से बचा लिया था। आप सभी जानते हैं उस समय 1947 के में पूरे विश्व में दो बड़े गुट बने हुए थे, कोल्ड वार की कंडीशन चली हुई थी, एक तरफ रसिया था, दूसरी तरफ अमेरिका था। भारत या तो रशिया की जो चीजें थी उनको एक्सेप्ट करके रशिया के गुट में खड़ा हो जाता, या अमेरिका की तरफ चला जाता तो उसके गुट में खड़ा हो जाता। भारत ने कुछ भी नहीं किया, एक अलग अपना संस्था बना दी, उन सभी देशों को जो कभी ब्रिटिश के गुलाम थे उन सभी को एक साथ जोड़ दिया और बना दिया राष्ट्रमंडल। और इसीलिए आज हम अमेरिका के प्रभाव से भी मुक्त हैं, आज हम रूस के प्रभाव से भी मुक्त हैं। हाँ, ये बात सच है कि हमारा झुकाव है रूस की तरफ, हम इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं रूस की पॉलिसी को, बट हम उसके अधीन तो नहीं है। सही बात है। ये डिप्लोमेसी थी किसकी? ये डिप्लोमेसी थी आपके पंडित नेहरू की। यानी कि पंडित नेहरू ने उस समय जो आपके कॉमनवेल्थ का गठन किया था, वो कॉमनवेल्थ का गठन अपने आप में एक बड़ी पहुंच हो सकता था, हुआ, लेकिन एक बड़ी गलती हुई। बड़ी गलती क्या हुई? बड़ी गलती ये हुई कि जो कश्मीर मुद्दा था, जो इश्यू था, जो इंटरनल डिस्प्यूट था इंडिया का, भारत का आंतरिक मामला था, उस आंतरिक मामले को वो यूएनओ ले गए। अब आंतरिक मामला जब यूएनओ चला गया तो वो एक बड़ा डिस्प्यूट बन गया बिटवीन द टू डिफरेंट स्टेट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं 2019 में, भारत में एक सरकार बनती है मोदी जी की। अब वो सरकार क्या करती है कि कश्मीर का राज्य पुनर्गठन आयोग बैठाती है और राज्यों को नई तरीके से गठित कर देती है। कश्मीर को दो भागों में बांट दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर अलग कर दिया जाता है, लद्दाख अलग कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान यूएनओ जाता है, पाकिस्तान चाइना के पास जाता है, पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है प्रेशर क्रिएट करवाने के लिए। उस समय एक स्टेटमेंट आता है, किसका? एस जयशंकर प्रसाद, जो हमारे उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका एक स्टेटमेंट आता है
जो क्लियर करता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत को अपने इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए किसी भी आउटर बॉडी, आउटर गवर्नेंस एंड आउटर पावर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो हमारा आंतरिक मामला है। दिस इज अ इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल डिस्प्यूट एंड इंटरनल अफेयर। ये हमारा आंतरिक मामला है। हमने अपने किसी गृह राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया है, हमने अपने किसी आंतरिक गृह राज्य क्षेत्र के अधिकारों में परिवर्तन किया है, किसी आंतरिक गृह राज्य क्षेत्र की शासन सत्ता के संभालने की जो कंडीशन थी, जो लेगेसी थी, उसमें परिवर्तन किया है। हमने किसी बाहरी देश की सीमाओं में कोई अतिक्रमण नहीं किया है। ना तो अमेरिका कुछ कर सका, ना चाइना कुछ कर सका, ना यूएनओ कुछ कर सका। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक मामला था और पहली बार ये सिद्ध हुआ था कि भारत एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। कहां लिखा हुआ है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे किसकी? प्रस्तावना के कुछ और तत्व भी हैं, जैसे कि ये भारतीय संविधान का स्रोत इसे हम कह सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज जो है संविधान की, ये क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं थिंकर्स के। जैसे कि सबसे पहले आपका पीटी नेहरू के बारे में लिखते हैं। पंडित नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, ये फैक्ट है। ठीक है। उसके बाद एक और आपके सामने शब्द आता है, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, ये नाम याद रखना चाहिए आपको। क्यों? जब ये विवाद उठता है, दो तीन केस है। सबसे पहले वाद आता है बेरूबारी बनाम भारत संघ, दूसरा आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और तीसरा आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तीन वाद, मैं तीनों यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहला बेरूबारी बनाम भारत संघ, दूसरा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य, और तीसरा इंपॉर्टेंट है, यह है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अभी लास्ट ईयर ही केशवानंद भारती जी की मृत्यु हुई है 2021 में। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। केशवानंद भारती तो एक महंत थे, एक साधु महात्मा थे। इनको ऐसा क्या पड़ा कि इन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध संवैधानिक गतिविधियों पे केस लड़ा। ये तो महंत थे। बेरूबारी तो एक निर्वासित लोगों द्वारा लड़ा गया केस था, जो अपने आप को ये सिद्ध करने के लिए केस लड़ रहे थे कि वो भारत के नागरिक हैं। वो उस भूमि के लिए केस लड़ रहे थे जो भूमि भारत से बाहर थी और उसे भारत द्वारा कब्जा लिया गया था, या कह सकते हैं कि अतिक्रमित किया गया था। उस भूमि पर रहने वाले कुछ लोग थे जो बहुत लंबे समय तक भारत आकर रहे, और उसके बाद उन्हें यह सिद्ध करने के लिए केस लड़ना पड़ा कि हमें अधिकार चाहिए। कौन से अधिकार चाहिए? जो भारतीय संविधान भारत के लोगों को प्रदत्त करता है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। इन दो केसों में, ऊपर वाले दो केसों में, बेरूबारी वर्सेस इंडियन गवर्नेंस एंड गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इन दो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना भारत संघ का या भारत के संविधान का अंग नहीं है। अब जब ये क्लियर कर दिया गया कि प्रस्तावना भारत संघ का या भारतीय संविधान का अंग नहीं है,
तो तीसरा केस जो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इसमें केशवानंद भारती का एक स्टेटमेंट आता है कि यदि प्रस्तावना भारत संविधान का अंग नहीं है तो मैं इस अदालत में केस क्यों लड़ रहा हूं। जज ने कहा कि यह अदालत भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है, भारतीय संविधान ये प्रस्ताव करता है, ये उद्घोषणा करता है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका एक ऑडिटिंग बॉडी के रूप में कार्य करेगी। कि कौन कहता है? कि संविधान कहता है कि अगर मैं संविधान ही ना मानूं तो। अब जज ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप संविधान ना मांगो। वापस से प्रस्तावना पर चलते हैं। जो चीज मैंने सबसे पहले कहा था, हम भारत के लोग, यहां लिखा हुआ है हम भारत के लोग आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कौन करते हैं? हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग करते हैं, संविधान को स्वीकार करते हैं। कहां लिखा है? प्रस्तावना में। अगले दो केस में आप ये कह चुके हो कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो हम बाध्य भी नहीं है प्रस्तावना को स्वीकार करने के लिए। हम भारत के लोग बाध्य नहीं है संविधान को मानने के लिए। उसके बाद 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। चलिएगा जी, इस बात को भी मान लेते हैं। अब बात सिद्ध हो चुकी है, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, चलिएगा, और ये सच है। अब यहां पर लिखा हुआ है प्रस्तावना की संविधानता लिखी हुई है, संपूर्ण प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। जी बिल्कुल, संविधान की आधारभूत संरचना है। ठीक है, अब जो ये केस मैंने आपको बताया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इस केस के जो एक जज थे, पैनल में एक जज हुआ करते थे ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने इस संवैधानिक वाद में, इस केस में लिखित रूप से दिया हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग ही नहीं, संविधान की आत्मा है। पंडित नेहरू ने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव ने भी माना प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। दोनों में अंतर क्या है? पंडित नेहरू ने संविधान की आत्मा उसे इसलिए कहा था क्योंकि वो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देशीय प्रस्ताव से ही ली गई थी। जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रपोजल था, जो प्रेजेंट किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, उस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रपोजल में से ही आपकी जो प्रस्तावना है, जो इंडेक्स है, इसको लिया गया है। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने यह बात प्रूफ होने के बाद रिटर्न में दी है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और अब संविधान का अंग है तो संविधान के अन्य भागों के साथ इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि केरल जो राज्य है वो एक क्रिश्चियन बाहुल्य राज्य है, उसमें ईसाई जो धर्म है, उस ईसाई धर्म के लोगों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। और जो केशवानंद भारती थे ये एक हिंदू महंत थे, तो कुछ लोगों के द्वारा इन पर ये इनको प्रताड़ना दी जा रही थी, इन पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि या तो आप अपना जो मठ है उसको बंद कर दो, या आप क्रिश्चियन जो धर्म है उसको स्वीकार कर लो। तो इन्होंने केस लड़ा कि हम जो हैं स्वतंत्र हैं किस चीज के लिए। हालांकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में भी यह बात कही गई है कि सभी को धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि हम प्रस्तावना के रूप से भी हर तरह से संविधान को मानते हैं और हम अपना ये मठ बंद नहीं करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा प्रेशर बनाया गया, तो उसके बाद 1973 में ही संविधान में आपका एक संशोधन कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 1973। इसमें हमारे संविधान में शब्द जोड़ दिया गया सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्ष। सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्ष, तीन शब्द मैंने आपको बताए थे। समाजवाद जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। कब? आपका 42वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 360, भारतीय संविधान अनुच्छेद 368, 368, जो सरकार को परमिशन देता है भारतीय संविधान में संशोधन करने की, संविधान के सभी अंगों में संशोधन करने की स्वतंत्रता देता है।
तो ये 1973 में संविधान संशोधन जोड़ा गया जिसमें राज्य को न्यूट्रल कर दिया गया। अब किसी भी व्यक्ति विशेष का धर्म परिवर्तन करने के लिए, किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए राज्य स्वतंत्र नहीं है। राज्य इज अ न्यूट्रल बॉडी ऑन द पॉइंट ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड। धार्मिक पृष्ठभूमि पर राज्य एक न्यूट्रल बॉडी है, सेक्युलर है। चलिएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। राज्य के उद्देश्यों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही गई है न्याय, और न्याय को बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं? आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक और आपका सामाजिक। इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। क्या होते हैं ये न्याय? न्याय होता क्या है? आपको संविधान ने दिए हैं अधिकार। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, स्वतंत्रता क्या होती है? व्हाट इज द लिबर्टी? स्वतंत्रता, लिबर्टी होती क्या है? स्वतंत्रता को अगर हम परिभाषित करने की बात करें तो आपको संविधान ने कुछ अधिकार दे दिए हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता ही स्वतंत्रता है। अपने अधिकारों का उपयोग करने की जो क्षमता है, अगर आपके अंदर ये क्षमता ही ना हो या आपको इतनी शक्ति ही ना दी जाए कि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, तो काहे की स्वतंत्रता है? आप स्वतंत्र ही नहीं है, आपको सिर्फ अधिकार देखने के लिए दे दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं आप? अपने अधिकारों का उपयोग करने की जो शक्ति है वही आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करना, या अगर आपके अधिकारों और स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, तो वो कोऑर्डिनेशन ही जस्टिस है। वो कोऑर्डिनेशन ही क्या है? वो जस्टिस है। अगर आपका ये कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है, आपको अधिकार है लेकिन आप उस अधिकार को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लिबर्टी है, वो लिबर्टी और जो आपके राइट्स हैं उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हुआ है। तो वो कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड इनजस्टिस। ये आपकी अन्याय की कंडीशन बन जाएगी। और जो आपका ये कोऑर्डिनेशन है, इसको हम 3 अलग अलग पैरामीटर पर इसको मेजर करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज इकोनॉमिकल जस्टिस, सेकंड पैरामीटर इज पॉलिटिकल जस्टिस एंड थर्ड पैरामीटर इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। देखने के लिए अलग लगता है लेकिन समझने की अगर बात करेंगे, हमारे समाज में सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने की बात है, लेकिन संविधान के हिसाब से लिखित रूप में जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो स्पष्ट रूप से राज्य को यह आदेश देते हैं कि राज्य इस प्रकार की जो आपका लेजेसी है उसका फॉर्मेशन करे, जो स्टैब्लिश करे आपका सोशल जस्टिस को, जो क्लैरिफाई करे आपके ऑल द पीपल्स ऑफ इंडियन स्टेट हैज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय सबकी जरूरत है। दूसरा आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस, जो आपके संवैधानिक पद हैं उन पर विराजमान होने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। यानी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से अगर हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के पास ये आपका नैसर्गिक अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, वो संवैधानिक पदों पर आसीन हो, वो राज्य की राजनीति में सीधा प्रतिभाग करे। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय जो आपका सीधा का सीधा संसाधनों के समान वितरण से संबंधित है, संसाधनों के समान वितरण से संबंधित है आपका क्या? पॉलिटिकल जस्टिस, आर्थिक न्याय। सभी व्यक्तियों के पास आय के समुचित संसाधन होने चाहिए। आपके पास आय है नहीं है ये मैटर नहीं करता, आपके पास कोई स्पेसिफिक इनकम है नहीं है ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको वो इनकम जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं, जो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपके अवसर हैं, वो आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये मैटर करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के हिसाब से मैटर करता है, ये मुद्दा है कि आपको अवसर मिले कि नहीं मिले। जरूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी के अवसर मिले, जरूरी नहीं कि आपको लाखों करोड़ों कमाने के अवसर मिले। अगर आपको अपनी जीविका निर्वहन करने के लिए भी आपको दैनिक मजदूरी, जिसे मनरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो रोजगार गारंटी आपको देता है मनरेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप दिन का 300 रुपए कमाने के हिसाब से भी अगर आपको अवसर मिल रहा है, तो ये आपका जो पॉलिटिकल जस्टिस की, सॉरी इकोनॉमिकल जस्टिस की जो हम बात करते हैं, ये आपका फुलफिल हो जाती है। यानी कि
भूखा नहीं मरना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, कहाँ लिखी हुई है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं आपकी अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर ये सारी चीजें समाहित हैं। बताइएगा समझ में आई, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिएगा, अब इन टॉपिक्स पर रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जो प्रियम्बल था अभी तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया, उम्मीद है आपको सारा प्रियम्बल अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ? दूसरा, एक ही चीज से क्वेश्चन बनेंगे, किसकी सिफारिश पर हुआ? किसकी सिफारिश पर हुआ? किसकी सिफारिश पर हुआ? कौन से शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे? मूल प्रस्तावना में नहीं थे। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको देने हैं। सबसे पहली चीज, प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? 1973 1973 में हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? केशवानंद भारती की सिफारिश पर हुआ था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, वर्सेस केरल राज्य, इस केस की सिफारिश पर हुआ था, केरल राज्य। ठीक है, किस जज ने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, तीसरी है, कौन से शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे? तो सबसे पहला आपका समाजवाद शब्द नहीं था। दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था। और तीसरा शब्द आपका अखंडता, शत्रु हो खंड खंड रहे मेरा भारत अखंड। ये किसका कथन है? आचार्य चाणक्य। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 1947 को पारित हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं जिनका आंसर आपको देने हैं, खुद से क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये लेक्चर आपको मजेदार लगा होगा। जो प्रियम्बल है उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स, जो भी मेजर स्टेटमेंट्स है, जो भी मेजर वर्ड्स है, उनको सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाकी आप बुक से पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा समझ में आएंगे। चलिएगा, मिलते हैं एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।